हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। स्टूडेंट, आज हम राज्यपाल के विषय में आपको बताएंगे। स्टूडेंट, विषय संबंधी जानकारी उपयोगी होने पर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम आज आपको राज्यपाल के विषय में विस्तार से जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, केंद्र की ही तरह राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली स्थापित की गई है, इसलिए राज्यपाल को नाम मात्र का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि वास्तविक सत्ता मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के पास है, जो सामूहिक रूप से विधानसभा के लिए ही उत्तरदायी है। ऐसे तो भारत में संघ शासन के होते हुए सबल केंद्र की स्थापना की गई है। राज्यपाल को केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में रखा गया है। राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है, जो अपने राज्य में केंद्र की आंखों और कानों की तरह कार्य करता है। राष्ट्रपति की तरह वो अपने मंत्रियों की सलाह के हिसाब से कार्य करता है, लेकिन जहां वो सही समझे अपने विवेक के हिसाब से काम कर सकता है। यही कारण है कि कुछ असाधारण परिस्थिति में वो वास्तविक कार्यपालिका की तरह काम करता है, जिससे उसका अपने मंत्री परिषद से टकराव हो जाता है। स्टूडेंट, औपचारिक दृष्टि से राज्यपाल राज्य के शासन का संवैधानिक अध्यक्ष है, जबकि वास्तविक अर्थ में वो केंद्र का अभिकर्ता या वफादार प्रतिनिधि है। वह इन दो स्थितियों में दोहरी भूमिका निभाता है, राज्य के शासन के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में और केंद्र और अपने राज्य की सरकार के बीच कड़ी के रूप में। स्टूडेंट, सामान्य काल में वो केंद्र के एक प्रभावशाली यंत्र के रूप में कार्य करता है, जबकि असामान्य काल में वो अपने राज्य के शासन की समस्याओं से निपटने के लिए यथासंभव अपने दिल्ली स्थित स्वामियों की इच्छा का पालन करता है। राज्यपाल एक अस्तित्वहीन राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। या उत्तर प्रदेश की पूर्व राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू के काव्यात्मक भाषा में सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया मात्र अस्तित्वहीन उपक्रम नहीं है, उससे राज्य के प्रशासनिक मामलों में प्रमुख भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। अब मैं आपको राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताऊंगी। स्टूडेंट, राज्यपाल की नियुक्ति संघ की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाएगी, लेकिन वो अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहेगा। स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है, वो निर्वाचित क्यों नहीं होता? ये बहुत ही अहम सवाल है, इसका जवाब मैं आपको यहाँ देने जा रही हूँ। स्टूडेंट, राज्यपाल के संबंध में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको शायद बुक में ना मिले। राज्यपाल के संबंध में संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल का सर्वसाधारण जनता द्वारा वयस्क मत अधिकार के आधार पर चुनाव किया जाना चाहिए। ये सुझाव उनकी इस धारणा के अनुकूल था कि हर राज्य को संघ की इकाई होने के नाते अधिक स्वायत्तता की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद राज्यपाल पद के संबंध में 2 और सुझाव दिए गए। पहला सुझाव ये था कि राज्य विधानमंडल के निम्न सदन या दोनों सदनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यपाल का निर्वाचन किया जाए, और दूसरा सुझाव था कि निम्न सदन यानी राज्य की विधानसभा द्वारा 4 नामों का सुझाव दिया जाए, जिनमें से किसी को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाए। इन तीनों ही सुझावों को अस्वीकार करते हुए संविधान सभा ने राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति को अपनाया। एक निर्वाचित राज्यपाल के स्थान पर मनोनीत राज्यपाल को अपनाने के कुछ कारण थे। अब मैं उन कारणों पर प्रकाश डालूंगी कि राज्यपाल को निर्वाचित करने की जगह उनको मनोनीत क्यों किया गया। स्टूडेंट, संविधान में संघ और राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया था और एक निर्वाचित राज्यपाल और संसदीय शासन व्यवस्था परस्पर मेल नहीं खाते। निर्वाचित प्रधान वास्तविक शक्तियां ग्रहण कर सकता है और शासन प्रशासन के मात्र वैधानिक प्रधान के स्थान पर वास्तविक प्रधान बन सकता है। निर्वाचित प्रधान होने पर राज्यपाल और मंत्रिमंडल में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि मंत्रिमंडल भी जनता का प्रतिनिधि होता है। स्टूडेंट, राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन आम चुनाव के समय नेतृत्व की कठिन समस्या पैदा कर देगा। चुनाव के समय हर राजनीतिक दल के राज्य में एक नेता होना आवश्यक है। ये नेता कौन होगा, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? राज्यपाल नेता हो ही नहीं सकता, क्योंकि वास्तविक सत्ताधारी मुख्यमंत्री है। राज्यपाल मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो, ये भी बिल्कुल ही अनुचित लगता है। अगर राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित ना होकर विधानमंडल द्वारा निर्वाचित हो,
तो विधानमंडल और राज्यपाल में परस्पर बहुत ही विरोध उत्पन्न होने की संभावना तो कम हो जाती है, लेकिन इस व्यवस्था में गंभीर दोष है। इस बात की आशंका है कि राज्यपाल के निर्वाचन में जो दल सहायक होंगे, राज्यपाल उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगा। राज्यपाल का निर्वाचन स्थायी रूप से तो होता नहीं है। पुनर्निर्वाचित होने के लिए वो राज्य विधानमंडल के बहुमत दल को प्रसन्न करने की अनुचित चेष्टाएं कर सकता है। स्टूडेंट, राज्य की राजनीतिक स्थिति में राज्यपाल की भूमिका एक स्वतंत्र और निष्पक्ष, मध्यस्थ और निर्णायक की है। अगर राज्यपाल को जनता या विधानमंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता तो संभावना इस बात की है कि राज्यपाल उसी राज्य का निवासी होता, और इस बात की बहुत अधिक आशंका थी कि ऐसा राज्यपाल खुद भी दलबंदी और गुटबंदी का शिकार हो जाता। इसलिए सही रूप में यह सोचा गया कि एक निर्वाचित प्रधान की अपेक्षा मनोनीत राज्यपाल एक स्वतंत्र और निष्पक्ष, मध्यस्थ और निर्णायक की भूमिका अच्छी तरह से निभा सकेगा। स्टूडेंट, इस तरह से राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कनाडा के संविधान का अनुसरण किया गया है, जहां राज्यपाल की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा होती है। स्टूडेंट, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 157 के हिसाब से कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा जब तक वो भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, और अनुच्छेद 158 में राज्य के राज्यपाल पद के लिए कुछ शर्तों का भी उल्लेख किया गया है। पहला तो ये कि राज्यपाल संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद या राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो तो उसके राज्यपाल नियुक्त हो जाने पर यह समझा जाएगा कि जिस दिन से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया उस दिन से संसद या राज्य के विधानमंडल से उसका पद रिक्त हो गया है। स्टूडेंट, राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा, उसे वे सब वेतन भत्ते, उपलब्धियां और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे जिन्हें संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। उसके वेतन और भत्तों में उसके कार्यकाल में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। उसके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होने के कारण मत निरपेक्ष हैं। अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी होती है, जिसमें वो यह प्रतिज्ञा करता है कि राज्यपाल पद का कार्यपालन श्रद्धापूर्वक करेगा और अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा। राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में लगा रहेगा। संविधान के हिसाब से एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अब मैं आपको राज्यपाल के कार्य और उसकी शक्तियां बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट, राज्यपाल के बहुत सारे कार्य होते हैं। उसकी शक्तियां कार्यपालिकीय शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और विवेक सम्मत होती है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं कार्यपालिकीय शक्ति से। स्टूडेंट, राज्य की सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष होने के नाते उसी के नाम में प्रशासन का संचालन होना, और उसकी एक शक्ति है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करना और उसके त्यागपत्र स्वीकार करना। और एक शक्ति है कि राज्य के अनेक उच्च अधिकारी जैसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य गण, राज्य का चुनाव आयुक्त, राज्य का लोक आयुक्त और सारे पदों की नियुक्ति करना। प्रशासन के बारे में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना और राष्ट्रपति को राज्य की स्थिति के बारे में अपनी रिपोर्ट भेजना। मैं अब उसकी विधायी शक्तियों पर एक नजर डालती हूँ। विधानमंडल का सत्र बुलाना और उसका अवसान करना, एक एंग्लो भारतीय जन को विधानसभा में मनोनीत करना, विधानमंडल के सत्र का उद्घाटन करना और वहां अपना संदेश भेजना, चुनाव आयोग के परामर्श अनुसार किसी विधायक को सदस्यता के अयोग्य ठहराना, विधानमंडल से पारित बिल को अपनी अनुमति देना या न देना या पुनर्विचार हेतु लौटाना, उसे राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित रखना। स्टूडेंट, यदि विधानमंडल का सत्र ना हो रहा हो तो अध्यादेश जारी करना और आयोगों और स्वायत्त शासी निकायों की रिपोर्ट विधानमंडल में प्रस्तुत करना। अब मैं आपको उनकी वित्तीय शक्तियों के विषय में बताऊंगी। उसकी अनुशंसा से विधानसभा में धन विधेयक का पेश किया जाना, राज्य की आकस्मिक निधि में से धन निकालने की अनुमति देना। और उनकी कुछ न्यायिक शक्तियां भी हैं राज्यपाल की। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दंडित अपराधी को क्षमा करना या उसका दंड कम करना या उसे निलंबित करना, बशर्ते कि उसका अपराध राज्य की कार्यपालिका की शक्ति में आता हो। और इनके जो अधिकार और शक्तियां हैं विवेक सम्मत, उसमें गंभीर स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने की सिफारिश करना, विधानसभा को भंग करना,
कार्यरत या पूर्व मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देना। स्टूडेंट, अब मैं राज्यपाल की स्थिति या भूमिका पर एक नज़र डालूंगी। राज्यपाल की स्थिति या भूमिका के संबंध में सामान्य तौर पर दो विरोधी दृष्टिकोण रहे हैं। इसमें से पहली बात तो ये कि राज्यपाल को राज्य का केवल संवैधानिक अध्यक्ष माना गया, लेकिन इस बात पर बल दिया गया कि राज्य के प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका एक संवैधानिक अध्यक्ष की अपेक्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। राज्यपाल की स्थिति सही रूप में समझने के लिए इसे हमें समझना होगा। राज्यपाल संवैधानिक प्रधान के रूप में संविधान द्वारा राज्यों में भी संघीय क्षेत्र के समान संसदीय शासन की व्यवस्था की गई है, और संसदीय व्यवस्था में शासन की शक्तियां ऐसी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं जो व्यवस्थापिका के निम्न सदन के ही प्रति उत्तरदायी हो। मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक प्रधान है और राज्यपाल केवल एक संवैधानिक प्रधान। संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने कार्यों को स्वाविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों के निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। संविधान राज्यपाल की स्वाविवेकी शक्तियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता। केवल असम और नागालैंड के राज्यपाल को इस प्रकार की कुछ स्वाविवेकी शक्तियां प्राप्त हैं। स्टूडेंट, इसलिए हम कह सकते हैं कि साधारणतया राज्यपाल राज्य शासन का वैधानिक अध्यक्ष ही है और उसकी शक्तियां वास्तविक नहीं है। स्टूडेंट, डॉक्टर अंबेडकर ने भी संविधान सभा में कहा था कि उन सिद्धांतों के अनुसार, हम बता रहे हैं आपको, कि जिन पर राज्यों का शासन आधारित है, राज्यपाल को प्रत्येक कार्य में मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक रूप से माननी होगी और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना होगा जिसके करने से उसे स्वाविवेक और व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना पड़े। स्टूडेंट, सुनील कुमार बोस बनाम मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल सरकार के विवाद में निर्णय देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी राज्यपाल की स्थिति के संबंध में बताया है कि वर्तमान संविधान में राज्यपाल मंत्रियों की सलाह के बिना कोई काम नहीं कर सकता। उसकी स्वाविवेक से या व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की शक्ति को छीन लिया गया है, इसलिए उसे अपने मंत्रियों की सलाह से ही कार्य करने चाहिए। राज्यपाल के पद पर कार्य कर चुके जो व्यक्ति थे, अपनी स्थिति के विषय में उन्होंने जो कुछ भी कहा है, उससे ये हम कह सकते हैं कि राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष है जिसे अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही करने होते हैं। स्टूडेंट, सभी बातों के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन इसके साथ ही वो केवल नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं है। वो एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण रूप से भाग ले सकता है। अगर किसी राज्य में मुख्यमंत्री के चयन में कोई कठिनाई होती है तो विधानसभा से यह अनुरोध कर सकता है कि सदन अपना नेता चुन ले। ऐसा अनुरोध करके राज्यपाल मुख्यमंत्री के चयन का मार्ग प्रशस्त कर देता है। स्टूडेंट, विषय संबंधित जानकारी उपयोगी होने पर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।